कहते हैं मकतूल अपने कातिल को खुद ढूंढता है और जाए वो कुआं भी खुद बोलता है कि कत्ल किसने किया, लेकिन शर्त ये है कि ढूंढने वाले की नजर भी इस काबिल हो। इस मर्डर में तो नामजद मुल्जिमान के गिरफ्तार होने के बावजूद कोई सुराग ना मिला, तो फिर कत्ल किसने किया? और मर्डर भी ऐसा जिस पर संगदिल से संगदिल भी हो जाए अश्कबार। एक ऐसा मकतूल जिसकी गर्दन को टोके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आइए मिलते हैं इस मर्डर के तफ्तीशी ऑफिसर थाना नारंग मंडी के SHO इंस्पेक्टर रियाज अब्बास से। मुझे इतला मिली कि मेरे थाने के इलाके आदिया में एक मर्डर हो गया, तो मैं फौरी तौर पर मैं नफरी वहाँ पहुँचा। तूल को इसी चारपाई पे मारा गया या कहीं और? इसी चारपाई पे मारा सालिमों ने। तेजधार आला से इसकी गर्दन को बेदर्दी से काटा गया। ये कत्ल या तो अदावत लगती है या फिर गैरत का कत्ल है। अगर ज़रबें टेढ़ी मेढ़ी होती तो समझ में आता कि मकतूल ने मज़ामत की है, लेकिन यहाँ ज़रबें तो बिल्कुल सीधी और बिल्कुल तरतीब से हैं। अशरफ सर देखो जरा ज़रबे कितनी लगी हैं और नोट कर लो। जी ठीक। पाँच है सर। मकतूल ने मज़ामत नहीं की, इसका मतलब है कि इसे बांधा गया होगा। अगर बांधा होगा तो रस्सी का निशान भी होना चाहिए। देखो जरा पाँव पे रस्सियों के निशानात हैं। ठीक है सर, देख तो। नहीं सर, कोई निशान नहीं है। इसे कत्ल से पहले बेहोश किया गया है या फिर किसी तरह मारकर फिर इससे टोके के वार किए गए। अगर बांधा नहीं तो फिर बेहोश किया होगा, लेकिन बेहोश करके। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी बेदर्दी से उन जालिमों ने उसको कत्ल कर दिया। आप उनके खिलाफ पर्चा काटे इंस्पेक्टर साहब। दो बच्चे यतीम हो गए इंस्पेक्टर साहब, दो बच्चे यतीम। तुम कौन? मैं इस बदनसीब का भाई हूँ जी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई को। इस तरह तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जुल्फकार जी। उम्र? ये कोई तकरीबन 30 साल। शादीशुदा था? जी हाँ, माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं उसके। क्या काम करता था? खेती बाड़ी करता था जी, हमारे साथ ही। उसकी किसी से दुश्मनी? नहीं जी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से उसका कोई चक्कर? नहीं जी, वो तो बहुत शरीफ आदमी था, 5 वक्त का नमाजी था जी वो। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई थे जी बस। तुम्हारे भाई को इस तरह मारने से मुझे बहुत अफसोस हुआ। इंशाल्लाह तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अशरफ जी सर। एम्बुलेंस को कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी ठीक है सर। तो मेरे साथ। हेलो। मकतूल की लाश को कब्जे में लेने के बाद इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने की अपनी तफ्तीश शुरू, जिसमें हुए बड़े बड़े इंकशाफात। ये देखेंगे आप छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे भाई को हाजी हनीफ ने कत्ल किया? ख्याल नहीं जी, मेरा पक्का यकीन है कि उन्हीं लोगों ने मेरे भाई को कत्ल किया। लेकिन लेन देन तो तुम्हारे साथ था उसका। नहीं जी नहीं, मारने तो वो मुझे ही आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन मेरी चारपाई पे मेरा भाई लेट गया। मैं मकतूल की बेवा से मिल सकता हूँ? वो बेचारी तो बेहोश पड़ी है सर। वो क्या बताया? सर एसएसपी साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर ये आधियाँ गांव है, जुल्फ़कार नामी शख्स है सर, बड़ी बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। जी जी रात को। नहीं सर, वारदात नहीं लगती सर, क्योंकि उसके गले पे जख्म के निशान है सर। लगता है उसे टोके से मारा गया। जी सर, मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है सर। ये हाजी हनीफ हमें कहाँ मिलेगा? ये मुरीद के मुझकी आड़त है जी, और करीब उसका घर है। मकतूल के भाई परवेज़ इकबाल के दिए हुए शख्स की निशानदेही पर मैंने फौरी तौर पर मुलज़म मोहम्मद हनीफ के घर रेड किया। तेरा नाम हाजी मोहम्मद हनीफ है? जी सर। तुम्हारे खिलाफ एक नामजद कत्ल का मुकदमा दर्ज है। कत्ल? सर किसका कत्ल? किसने किया है कत्ल? मेरा किसी कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये तो मैं तुझे थाने चल के बताऊंगा। चलो इसे सरकारी गाड़ी में बिठाओ। ले चलो। तुम परवेज को कब से जानते हो? सर जी वो हम पीछे से एक ही गांव के हैं। आदिया गांव से 15 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था, और यहाँ मेरी आड़त की दुकान है। इसके अलावा और क्या करते हो? मसलन परवेज से तुम्हारा क्या लेन देन है? सर मैं लोगों को, ख़ास तौर पर किसानों को पैसे और ज़रूरत की चीज़ें देता हूँ। परवेज की तरफ मेरे 10 लाख हो गए थे। पिछले 1 साल से मैं उससे मांग रहा हूँ, और वो हर बात टाल मटोल कर रहा है। और अब आप कह रहे हैं कि उसका भाई कत्ल हो गया है। शायद उसने इसी वजह से मेरा नाम लिखवा दिया हो। अच्छा, कल से अभी तक तुम कहाँ कहाँ गए और किस किस से मिले? सुबह मैं अपनी आड़त पे आया, सारा दिन कारोबार करता रहा। शाम को मेरे 2 दोस्त आ गए, उनके साथ मैं घर चला गया, और हम 11 बजे तक बातें करते रहे। फिर हम सो गए। तकरीबन 2-2:30 बजे मैं उठा, अपने दोस्तों को भी उठाया, और साथ वाली मस्जिद में चले गए। वहाँ हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। इलाके के और लोग भी मौजूद थे। फजर की नमाज के बाद हम आकर खुश हो गए। इसको ले जाओ, बिठाओ। मुद्दई की दरख्वास्त पर मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। दौरान तफ्तीश मैंने मुख्तलिफ सबूत, शहादतें, मालूमात इकट्ठी की, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार था। देखो परवेज, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई के कातलों की गर्दनों तक पहुँचूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई को उसने क्यों कत्ल किया? जनाब उसके मैंने 10 लाख रुपए देने थे। उसे चीज़ें, सामान वगैरह लेता था। हालात ठीक नहीं थे, पैसे लौटा नहीं सके, वो धमकियाँ देना शुरू हो गई। आखिरी दफ़ा तुम्हारी हाजी से कब बात हुई थी?
अभी परसों इसकी कॉल आई थी, कह रहा था कि या पैसे दो वरना जान से हाथ हो बैठोगे। अब मुझे क्या पता था कि जो वो कह रहे हैं वो सच कर रहे। ठीक है, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। मैंने हाजी को गिरफ्तार भी कर लिया और उसे मनवा भी लूँगा। तुम फिक्र ना करो, जाओ और मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। जी बहुत शुक्रिया। सर। ऐसा ही अशरफ को बुलाओ। ठीक है सर। लेकिन हाजी ऐसा लगता तो नहीं, और इसकी बातों और इन्फॉर्मर की बातों में कुछ कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है। और इसके मुतलका थाने के साबका रिकॉर्ड में भी कहीं इसका नाम नहीं मिलता। लेकिन परवेज इसी को कातिल ठहरा रहा है। हाँ, ये भी बात ठीक है कि पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बैठ। कोई नई खबर? सर, हाजी हनीफ की कल वाली स्टेटमेंट और इन्फॉर्मर की जो इतला है वो बिल्कुल सेम है। और पिछले 20 दिनों की हाजी हनीफ की फ़ोन की जो डिटेल है उसमें सर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पता चल सके कि ये क्रिमिनल है। लेकिन परवेज बज़िद है कि उसके भाई का कातिल हाजी है। खैर, तुम अपना काम जारी रखो। कोई भी नई खबर हो तो मुझे बताओ। जी बेहतर साहब। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मुल्जिमान की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एक चीज थी जिसका था शिद्दत से इंतजार, और वो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। बेटा, कुछ खा पी लो। मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। माँ, मुझे भूख नहीं है। 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। कहा ना, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं लगी? कैसे खाऊं? मन ही नहीं करता। देखो भाभी, जितना दुख तुझे है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें भी है। आखिर भाई था हमारा। कम से कम इन बच्चों की खातिर कुछ खा लो। भाभी, भाई को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें इस घर में कोई दुख तकलीफ नहीं आने दूंगा। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? किस जुर्म की सजा मिली है? मुझे ही क्यों और मेरे मासूम बच्चों को यतीम कर दिया गया? क्यों उनके सर से छत छीन ली गई? और मैं किसके हाथों अपने सुहाग का लहू तलाश करूंगी? मैं अपनी अंधेर जिंदगी में किसको ढूंढूंगी? अल्लाह, अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे उन जालिमों को। सबर करो। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो जल्द कातलों को पकड़ लेगा। सबर करो। इंस्पेक्टर मेरा सुहाग लुटा सकता है? मेरी खुशियां वापस दे सकता है? मेरे बच्चों को बाप का साया दिला सकता है? नहीं ना। उनको सजा मिले या ना मिले, लेकिन मैं और मेरे बच्चे सारी जिंदगी सजा भुगतेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जुल्फकार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है सर। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ।
मकतूल की नाश के गर्दन पे 5 टोकों के वाज़ेह निशान थे, जिससे लगता था कि इसकी मौत उन्हीं की वजह से हुई है। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि इसकी मौत सांस बंद होने की वजह से हुई है। इस चीज़ ने मेरा तफ्तीश का रुख तब्दील कर दिया। तो क्या ख्याल है हाजी साहब, कातिल कौन हो सकता है? जी मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो वही बता सकते हैं उनकी किनके साथ दुश्मनी थी, मुझे क्या पता जी। उन्होंने जिस बंदे का नाम बताया ना, वो तो मेरे सामने बैठे। अब आप बताओ, आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस कत्ल के साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जी। देखो हाजी साहब, कोई भी पुलिस अफसर ये नहीं चाहता कि वो मुलजिम पे तशद्दुद करे, लेकिन क्या करे, जब तक किसी की हड्डी पसली पूरी तरह जख्मी ना हो ना, कोई जबान ही नहीं खोलता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मेरा बयान आखिरी वक्त तक यही रहेगा। ये अलहदा बात है कि मेरी उसके साथ तलक कलामी हुई थी, मैंने उससे पेमेंट जो लेनी थी, लेकिन ऐसा मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मैं उसका कत्ल करवाऊं या उसमें मुलव्वस हूँ। आप पूरे इलाके से मेरे बारे में पूछ सकते हैं, सब यही कहेंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब। मुद्दई के मुताबिक कातिल था एक ऐसा शख्स जो था 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार, था एक अर्थ का मालिक जो लोगों को देता था पैसे और वसूल करता था उनसे अनाज, और जो ना देता था उनको देता था धमकियां जान से मार देने की। देखो परवेज, तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, तुम्हारा भाई कत्ल हुआ, और जिस इंसान का जितना भी बड़ा नुकसान हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि असल मुजरिम बच जाए और बेगुनाह चलान हो जाए। देखो, किसी भी वजह से कत्ल हो सकता है, कोई कारोबारी दुश्मनी हो सकती है, किसी के साथ नाजायज तल्लुकात हो सकते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको दौलत चाहिए तो जितनी दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे नाम से मुलजिम को छोड़ा या उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, तो मैं आपके खिलाफ अफसराने वाला तक जाऊंगा, जल्द से जुलूस निकालूंगा, धरने दूंगा मैं। आफ्ताब उठो। बड़ा गरम होके गया है सर। बनता है सर, लेकिन मैं मुजरिम के बहुत करीब पहुंच गया। अब देखो ऊंट किस करवट। फिर वही हुआ कि वो अफसरान बाला के पास मेरी शिकायत लेके गया कि मैं तफ्तीश सही नहीं कर रहा। अफसरान ने मुझसे पूछा, तमाम हालात मैंने तफ्तीश के बतलाए, जिस पर अफसरान ने कहा कि तफ्तीश आप ही करेंगे और मेरिट पर करेंगे, जो सही मुलज़िम होगा उसको चलान करेंगे। मुलजिम 10 लाख माफ करने के बाद 50 लाख देने को और हो गया तैयार, जिसकी बिना पर मुद्दई SHO को देने लगा धमकियां कि वो करे चालान हाजी हनीफ का। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। मुद्दई फिर मेरे पास आया जब उसे पता चला कि अफसरान वाला ने तफ्तीश तब्दील नहीं की, तो मुझे आगे कहता है कि मैं मुलज़म मुझे 10 लाख मेरा भी छोड़ रहा है और 50 लाख मुझे वैसे दे रहे हैं, लिहाजा आप उसे इस मुकदमे में चलान कर दें, हम आपको भी उसमें बहुत ज़्यादा भारी रकम देंगे। और इस बात की तस्दीक मैंने मुलज़म भी की, और उसने कहा कि हाँ हम 10 लाख वो छोड़ रहे हैं और इसे 50 लाख भी दे रहे हैं, जबकि इसने 1 करोड़ मांगा था। हमारी डील 50 लाख में तय हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे
तुम्हारे पास पूरे इख्तियार हैं। किसी को भी तुम गुजार सकते हो, किसी को भी तुम आजाद करा सकते हो। मैंने तुम्हारी उस बात पे बहुत गौर किया। देखो, मुजरिम को मैंने पकड़ लिया और उसमें चालान भी मैं कर दूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। देखो परवेज, ये तो चीटिंग है। मुझे 10 लाख और खुद 50 लाख। तो आप बताएं जनाब, आप कितने में खुश होते हो? मैं आपको खुश कर दूँ, बस मेरा काम होना चाहिए। काम तो मैं ऐसा करूंगा कि मुल्जिम की नस्लें याद रखें। तो आप बताएं, अब शर्माना कैसा है? क्या लेंगे? देखो परवेज, 10 तुमने बचाए, 50 तुम्हें और मिले, टोटल हो गए 60। 50-50। 30 तुम रखो, 30 मुझे दो। बोलो मंजूर? मंजूर। लेकिन एक शर्त, तुम मुझे बताओगे कि कातिल कौन है और असल हुआ क्या था। देखिए जनाब, आपको क्या लगे कातिल और असल वकूए से? आप आधे पैसे दें और हाजी हनीफ के खिलाफ चालान करवाएं। वही असल कातिल है और उसी के खिलाफ हमें चालान करवाना है। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरी चंद बातों का जवाब दो। पहली बात कि वकूआ के वक्त तुम कहाँ थे? मैं साथ वाले को मुल्जिम की गर्दन इतनी बेदर्दी से क्यों काटी? मैं कोई वहाँ थोड़ी था, मुझे क्या पता? तुम मुलाजिम को कहाँ से लाए थे और वो इस वक्त कहाँ है? वो तो काफी दिन पहले मुझे छोड़ गया, मुझे क्या पता कहाँ? तुम्हारी माँ और मकतूल की बेवा इस बात के खिलाफ क्यों है कि तुम मुआवजा लेकर मुल्जिम को माफ कर रहे हो, जबकि वो नहीं चाहती? जनाब, आप किन चक्रों में पड़ गए? जब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप हाजी को चालान करें बस। तुम इस तरह नहीं मानोगे। झूठ, झूठ भी झूठ। मैं बताता हूं तुम्हारे झूठ। तुमने कहा कि मैं उस वक्त दूसरे गांव में था, जबकि तुम्हारे मकतूल के और तुम्हारे मुलाजिम के मोबाइल के सिग्नल जाए हुआ पर थे। तुम्हारा दूसरा झूठ, मकतूल की मौत गला काटने से, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने से हुई। जब गला दबाने से उसकी मौत हुई तो फिर इतनी बेदर्दी से उसका गला काटने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा तीसरा झूठ, तुमने कहा कि तुम्हारा मुलाजिम तुम्हें छोड़कर चला गया, जबकि वकूआ के ठीक 4 घंटे के बाद तुम्हारे मुलाजिम के मोबाइल के सिग्नल भलवाल में मिलते हैं। आप मुझे कातिल साबित करने की कोशिश करें। आपको पता नहीं कि मैं मुद्दई हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने तुम्हें मुद्दई रहने दिया तो ना। तमाम शवाहिद खिलाफ जा रहे थे परवेज इकबाल के, लेकिन परवेज बजिद था कि कातिल है हाजी हनीफ। आखिरकार एसएचओ ने आखिरी हरबा आजमाया और सामने लाया उसे, जिसे देखकर आप रह जाएंगे हैरान। लेकिन इस ब्रेक के बाद अशरफ जी सर, गुलाम रजा को ले आओ। इसका मतलब पकड़ा गया। आप इसे जानते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं ही हूँ, मत प्लीज।
इंसान जिसने लालच में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया और इतनी घमंडी से कत्ल किया। लालच ने मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दी। मेरी चाहे आप मेरी सारी जायदाद ले लें, मेरी दौलत ले लें, लेकिन मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दी। दौलत ले, जालिम इंसान, तुमने ये सोचा था ना कि तू एक तीर से कई शिकार करेगा। हाजी को फंसाकर और उस जैसे कई लोगों को फंसाकर उनसे दौलत वसूल करेगा और अपने भाई की जायदाद। ओए, तो मुझे एक बात तो बता, तू अपने मुलाजिम गुलाम रजा को कहाँ से लाया था? कहाँ से लाया था उसे? मैंने सोचा अगर मैं गांव से किसी बंदे को लूँ तो वो तो सब कुछ बता दे। उसको भी दादा साहब से लाया। सिगरेट पियोगे? नहीं, मूड नहीं। क्या बात है भाई, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। खैर तो है ना? नहीं यार, किस्मत का ही कोई चक्कर है। न घर है न रोजगार। मेरे साथ चलोगे? मेरे कुछ डंगर हैं, तुम उनको चारा खिला देना, पानी पिलाना, उसके बदले तुम्हें रहाइश, रोटी और 10,000 रुपये महीना दूंगा। सच? अल्लाह भला करे यार तुम्हारा। साची कहते हैं ना कि जो बंदा दाता की नगरी में आता है ना, वो मुरादे लेकर जाता है। यार तू तो मेरे लिए फरिश्ता है। अगर मंजूर है तो चले। हाँ ठीक है, चल शाबाश। परवेज लाया रजा को अपने साथ नौकरी का लालच देकर। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद एक दिन उसको ले गया तन्हाई में और बताया उसको अपने साथ लाने का मकसद। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन तुम्हें खुश कर दूंगा। आज वो वक्त आ गया है। वक्त आ गया है? मैं समझा नहीं जी। मैं चाहता हूं कि तुम रातों रात लाखोंपति बन जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं जी आपका ही साथ तो दे रहा हूँ। कामा हूँ ना जी आपका। आपके सारे काम मैं ही तो करता हूँ ना जी। मैं जिस साथ के लिए तुम्हें लाहौर से यहाँ लाया था ना, वो ये साथ नहीं है। तो क्या है मलक साहब? मैं अपने भाई को कत्ल करके उसकी जमीन और उसका इल्जाम किसी और पे लगा के बहुत सारी दौलत हासिल करना चाहता हूँ। नहीं जी नहीं, किसी कत्ल में मैं शामिल नहीं होना चाहता। मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा जी। मुझे तू ही रखे। सोच लो। परवेज ने दी गुलाम रजा को जान से मार देने की धमकी। उसने सोचा अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार देगा, इसलिए उसने कर दी हाँ। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं कि कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। परवेज, तुम लोग इस वक्त किधर जा रहे हो? हमें साथ वाले गांव में कुछ काम पड़ गए, उधर जा रहे हैं। जल्दी आ जाना। तुम्हें पता ना कि इलाके के हालात ठीक नहीं है। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन देर भी हो सकती है। तुम ऐसे करना कि रजा की जगह आज डंगरों के पास हो जाए। जब हम वापस आएंगे तो चले जाना। ठीक है, मैं सो जाऊंगा, लेकिन फिर कहता हूँ कि जल्दी आ जाना।
जब तुम्हारा भाई मर गया था तो फिर तुम्हें उसका गला काटने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी? अब क्या सोच रही हो? चलो यहाँ से। इसकी गर्दन में मेरी उंगलियों के निशान आ गए। इस तरह तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब क्या करोगे? तो ऐसा कर, जाके टोका लेके आ। जाना। अशरफ, इधर आओ। इसको हवाला में मत परवेज़ जो कि इस मुकदमे में पहले मुद्दई था, अब भाई के कत्ल में ही ख़ुद मुलज़म बन चुका था और ख़ुद जाकर अपनी आला कत्ल उसने काफ़ी लोगों के सामने बरामद कराया और अपनी माँ, दूसरे दीगर रिश्तेदारों और मीडिया के सामने इस घिनौने जुर्म का उसने इकरार किया। मैंने उसका चालान अदालत में भिजवाया। काफ़ी देर अदालत में ये केस ज़ेर समाअत रहा, जिस पर जज साहब ने इन दोनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत अनाउंस की। गाड़ियाँ तैयार? जी तैयार है सर। कितने जवानों को लेना सर? 5-6 जवान ले लो। जी बेहतर सर। ओके सर 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 इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। सर आपने जो जो कहा मैंने मान लिया। अगर एक गुजारिश करूँ तो मानेंगे सर? हाँ बोलो। सर मैं एक दफ़ा रज़ा से मिलना चाहता हूँ। सर एक बात उसे पूछनी है। उसी को तो लेने जा रहा हूँ, बलवान। तो सर वो ये मैं तुझे रास्ते में बताऊँ। कपड़ा डालो, साथ ले आओ। इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने अपनी अक्लमंदी और मुहारत से लगाया इस अंधे कत्ल का सुराग। ना सिर्फ चालान किया असल मुजरिम का, बल्कि बचा लिया तख्तादार से एक ऐसे शरीफ इंसान को जिसको फंसाया जा रहा था मौत के जाल में। इसके साथ ही इजाजत दीजिए सदफ भट्टी को। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई ट्रू स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।